आज हम लोग भाषा अध्ययन को सीखने के लिए जो मैं क्लास करा रहा था, उस क्लास का तीसरा क्लास आज है, भाग 3, जिसमें मैं आज एक दूसरा जो है मतलब गद्यांश लेकर के आपके पास उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले मैंने एक गद्यांश के ऊपर 2 दिन बाद किया था। तो आज जो मेरा गद्यांश है उसको इस एलईडी पे दिखाया जा रहा है। यहाँ से जो है ऑफलाइन के बच्चे लिख लें, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वे लोग, मैं बोल रहा हूँ गद्यांश को, वहां से लिख लें। इसके अलावा जो अभी फोटो दिखाया गया है उस फोटो को भी रोक करके आप गद्यांश को लिख सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन गद्यांश को लिख ले, क्योंकि गद्यांश को लिख लीजिएगा तभी उसके ऊपर जो है जो सवाल जवाब होगी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाते हुए बताऊंगा। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी, राष्ट्राभिमानी का मतलब समझते हैं? राष्ट्राभिमानी का मतलब हो गया राष्ट्र के प्रति अभिमान रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्राभिमानी कहा जाएगा, अर्थात देशभक्त उसे कहा जा सकता है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश कौमा अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज होता है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक देशभक्त के मन में अपने देश के प्रति, उसकी संस्कृति और उसकी भाषा के प्रति प्रेम की भावना रहती है। ठीक है, वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। वो अपनी जन्मभूमि और अपने देश के लिए प्राणों का उत्सर्ग का मतलब यहाँ पे बलिदान होगा, मतलब प्राणों की आहुति देने के लिए भी वह क्या है कि सदा तत्पर रहता है। अर्थात मेरे बातों को सुनते हुए आप यदि लिख लिए हो गद्यांश, तो गद्यांश को पढ़ते हुए बात को समझना सीखिए, क्योंकि इसके ऊपर जब सवाल दिया जाएगा तो आपको जवाब लिखने में सहूलियत होगी। ठीक है, जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। जिस देश के देशवासियों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, उसके प्रति मरने मिटने की भावना, उत्सर्ग का मतलब बलिदान यदि नहीं है, तो वह देश क्या हो जाएगा? पराधीन हो जाएगा, अर्थात वह गुलाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रहा है। फिर आगे मतलब पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना मतलब राष्ट्र का हित तभी होगा जब उसके अंदर उस राष्ट्र में मौजूद लोगों के अंदर उस देश के प्रति प्रेम की भावना हो। हम लोग यहाँ बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने जो संस्था खोल रखा है, अपनी संस्था के प्रति मुझ में अगर प्रेम की भावना न हो, इसके लिए मैं मतलब क्या हूँ कि मतलब मरने मिटने के लिए भी अगर तैयार नहीं हूँ, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो इस संस्था का विकास नहीं होगा। आप भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर अपने पढ़ाई के प्रति आपके अंदर जो है क्या है कि मतलब वो जोश जून न हो, आप पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आपकी पढ़ाई में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता अस्तित्व में नहीं रह सकता। मतलब जो व्यक्ति देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना, राष्ट्रीय महत्ता नहीं रहती, मतलब अगर देश के प्रति आपकी भक्ति की भावना नहीं है, सार्वजनिक हित के विषय में आप नहीं सोचते हैं, तो राष्ट्र की का महत्ता मतलब महत्व नहीं रह सकता। ठीक है, यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्यास से दुर्बलों की रक्षा का औचित्य का निवारण करे। यह भावना जो है इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वो अनायास ही, अचानक ही दुर्बलों अर्थात जो लोग कमजोर लोग हैं उनके लिए उचित निवारण करे और धर्म पर स्थित रहे और न्याय के लिए लड़े, और धर्म पर स्थित रह करके न्याय की जो बातें होती है उसके लिए लड़े। समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार करे, मतलब वो ऐसा कार्य वो न करे जिससे कि समाज को हानि हो लेकिन उसको लाभ हो, ऐसा कदम न उठाए। ठीक है, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा न दे। मतलब ऐसा व्यक्ति अगर हो तब जाकर के देश का विकास हो सकेगा और देश जो है गुलामी की जंजीरों से नहीं जकड़ा जाएगा। मुझे ऐसा है कि क्या है कि मतलब इस गद्यांश को पढ़ करके आपको बातें समझ में आई होंगी और मेरे समझाने से भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब भी इतना होने के बाद भी यदि किसी बच्चे को
किसी शब्द में दिक्कत है तो उस शब्द को खड़ा होकर के हमसे पूछे और जो है उसको क्या करे कि हमसे बात करे। चलिए, किस शब्द में किसको दिक्कत हो रहा है जल्दी पूछिए, उसके बाद मैं सवाल दूंगा। चलिए, एक आदमी खड़ा है, पहले आप पूछ लीजिए। औनचित्य का निवारण। लीजिए कॉपी, किधर है? अनौचित्य, थोड़ा सा चौक लइए तो अच्छा वाला। हाँ है यहाँ तो, चलिए छोड़िए। अनौचित्य, देखिए मैंने आपको परसों संस्कृत के क्लास में बताया था और हिंदी के क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो शब्द समझ में नहीं आए, ध्यान दीजिए, जो शब्द समझ में नहीं आए उन शब्दों को तोड़िए। क्या कीजिए? तोड़िए। उसके बाद उसका संधि कीजिए। हालांकि संधि का जब क्लास चलेगा तब आपको समझाया जाएगा। अनौचित्य, ठीक है ना? तो इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा अनुचित, ठीक है? अन्न जोड़ उचित, मतलब और उ की संधि हुई है यहाँ पर, और उ मिलकर के क्या बनते हैं? औ बनते हैं। याद रखिएगा, स्वर संधि का उदाहरण है, आपको समझाया जाएगा। अन और उ, अन और बड़ी उ की संधि हुई है तो बनता है औ। तो यही औ यहाँ पे जाकर के नौ में मिल जा रहा है और आपको शब्द तैयार हो रहा है अनौचित्य। समझ गए? देखिए, किसी भी शब्द को समझने का बहुत ही खूबसूरत तरीका है, आजमाइए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है? इसको आजमाइए, पहले तोड़िए शब्द को और तोड़ने के बाद जो है क्या कीजिए कि तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मेरे बताए बिना आपको समझ में आ गया होगा बात। अनुजोड़ उचित मतलब अनुचित, अर्थात ऐसा जो अनुचित हो, जो उचित नहीं हो, अनुचित हो मतलब जो सही नहीं हो, गलत हो, उसे क्या कहा जाएगा? अनुचित। अभी जो वाक्य है जहां अनुचित नामक शब्द लगाया गया है उसको हम देखते हैं, कहा है, किस लाइन में है? अनुचित। हाँ देखिए, लिखा है कि यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अनायास से दुर्बलों की रक्षा कर। यह भावना जिसमें देशभक्ति की भावना होती है, जिसमें देश के प्रति अपने प्रेम को उजागर करने की शक्ति होती है, जिसमें अपने देश के प्रति अपने प्राणों को आहुति देने की भी शक्ति होती है, वह सदा हमेशा अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार होता है, अर्थात अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार होता है। वैसे व्यक्ति, वैसे लोग अनायास अचानक से दुर्बलतों की रक्षा करने के लिए अनुचित निवारण करते हैं, ठीक है? मतलब उचित निवारण करते हैं, उसके देश मतलब दुर्बलों की रक्षा के लिए अगर अनुचित कोई है तो उसका उचित निवारण करते हैं। समझ गए बातों को? अर्थात सही निवारण करते हैं। चलिए, और कोई शब्द? राष्ट्रभिमानी। राष्ट्रभिमानी मैंने जब गद्यांश बताया आपको उस समय भी बताया है, लेकिन फिर से सुनिए। राष्ट्रभिमानी, राष्ट्रभिमानी अर्थात राष्ट्र जोड़ अभिमानी। अभिमानी का मतलब समझते हैं? अभिमान, गर्व करने वाला, जिसको अपने देश के प्रति गर्व है, ठीक है, उसे राष्ट्र अभिमानी कहा जाता है। अगला शब्द क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? है किसी के दिमाग में कोई शब्द, मतलब कोई ऐसा शब्द जो आपको समझ में नहीं आया हो? यदि समझ में नहीं आया हो तो हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। सार्वजनिक। सार्वजनिक, गुड। सार्वजनिक जो मेरी थ्योरी है इसको अपनाइए। सार्वजनिक, ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक, ठीक है? तो सार्व का मतलब क्या हो सकता है? सर्व, ठीक है? जन, जनिक का मतलब हो क्या? जन, इक, सार्वजनिक, सर्व का मतलब सभी, जन मतलब लोग,
सभी लोगों के लिए, इक जो है विशेषण है, मतलब प्रत्यय है, जो संज्ञा अर्थात जन मतलब संज्ञा, संज्ञा में इक प्रत्यय जुड़ करके सार्व मतलब जनिक हो गया, अर्थात वह संज्ञा से क्या बन गया, विशेषण। मतलब जो चीज सभी लोगों के लिए उपयुक्त हो, सभी लोगों के लिए हो, क्या कहलाता है, सार्वजनिक। मतलब ऐसा कोई जगह जैसे कि सरकारी विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट अस्पताल या रेलवे, ये सब सार्वजनिक है, मतलब सभी लोगों के लिए है। इसमें किसी के लिए कोई क्या है कि मतलब क्या बोलते हैं कि कोई विशेष अधिकार किसी को कोई प्राप्त नहीं है। इसमें सभी कोई जा सकता है, स्कूल में सब कोई जा सकता है, सब कोई पढ़ सकता है, सब कोई सीख सकता है। ठीक है, चलिए, अर्थात आपने अर्थ को समझने का तरीका सीखा। और किसी के पास शब्द है कि मैं मतलब सवाल पूछताछ करूं इस गद्यांश के ऊपर? अन्यास। अन्यास। अन्यास का मतलब होता है अचानक, अचानक, अचानक से जो कोई कार्य होता है उसको अन्यास बोलते हैं। या अन्यास जो क्या होता है कि अचानक के अर्थ में आता है, लेकिन अन्यास जो है जैसे कि कोई किसी को मार रहा होता है या कोई किसी को तकलीफ पहुंचा रहा होता है, तो ऐसी अवस्था में कोई जो ऐसा व्यक्ति है जो ममतामयी व्यक्ति है, जिसमें ममत्व की भावना है, जिसको दया आती है, वह उस व्यक्ति के ऊपर अन्यास दयालु होकर के उस व्यक्ति से पूछ बैठता है कि तुम क्यों उसे मार रहे हो, या वो भी उसको मार देता है कि तुम क्यों उसे मार रहे हो। ठीक है ना, हालांकि मारना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे अन्यास के अर्थ को समझाने के लिए मेरे बातों को कहा है। ठीक है, अन्यास ही किसी के प्रति जो प्रेम की भावना या निष्ठा की भावना जग जाती है, उसे उस शब्द को मतलब अचानक अपने आप से अपने भाव में जो होने वाले परिवर्तन को क्या बोलेंगे, अन्यास बोलेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि अब आपके सभी शब्द जो है सभी के अर्थ इसमें निकल चुके हैं। अब आपको इस क्या बोलते हैं कि इस गद्यांश के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को लिख करके घर से बना के लेके आइएगा। आप तब कल जो है इसके बारे में बात विचार किया जाएगा कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया। चलिए, पहला सवाल लिखिए, इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? पहला क्वेश्चन, इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? चलिए, दूसरा क्वेश्चन, एक देशभक्त अपने देश के प्रति किस तरह की भावना रखता है? एक देशभक्त अपने देश के प्रति किस तरह की भावना रखता है? लिखना पड़ेगा, बोलने से हो जा रहा है काम, बोलने से भी हो जाएगा, वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा। एक देशभक्त अपने देश के प्रति किस तरह की भावना रखता है? किस प्रकार का देश, अगला सवाल, सवाल नंबर 3, किस प्रकार का देश पराधीन हो जाता है? किस प्रकार का देश पराधीन हो जाता है? गद्यांश में प्रयुक्त समाज नामक शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। गद्यांश में प्रयुक्त लिखिए या उपयुक्त लिखिए। गद्यांश में उपयुक्त या उपयोग किया हुआ, गद्यांश में उपयोग किया हुआ समाज नामक शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, समाज में मौजूद, समाज नामक शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्र का महत्व कब खतरे में पड़ जाता है? राष्ट्र का महत्व कब खतरे में पड़ जाता है? अब आप लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़कर समझकर इन चारों सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ आज की मेरी ये क्लास समाप्त होती है। मैं फिर कल आपको इस सवाल के आंसर के साथ मिलूंगा और आप इसे बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और यदि जो बच्चा लोग वीडियो देख रहा है फिर भी आपको कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में उस शब्द को लिखें, मैं तुरंत रिप्लाई देके आपको अर्थ उसका बताऊंगा।